रहे सोनेट्स पोएम्स होती हैं 14 लाइन्स की, ठीक है। तो 154 लगभग सोनेट्स लिखी जो कि बाद में पब्लिश हुई थी। ये जो कविता थे ये अपनी प्राइवेट डायरी में लिखते थे, ये किसी से शेयर नहीं करते थे, ठीक है। इनके मरने के बाद ये सोनेट्स को पब्लिश किया गया, क्योंकि जीते जी तो जब जैसा कि मैंने बताया कि अपनी प्राइवेट डायरी को किसी को दिखाते नहीं थे तो कैसे पब्लिश हो सकती। लेकिन ट्रेजेडीज इन्होंने लिखी, कॉमेडीज इन्होंने लिखी। मुझे पर्सनल इनकी ट्रेजेडीज बहुत पसंद है। जो इन्होंने ट्रेजेडीज लिखी है, ठीक है, ट्रेजेडी मतलब जो ट्रेजिक एंड होता है, ठीक है। और उसमें बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज भी बनी हुई है, स्पेशली विशाल भारद्वाज जो है एक बेहतरीन डायरेक्टर, वो विलियम शेक्सपियर की ही ट्रेजेडीज पे ही मूवी बनाते हैं। तो बहुत कुछ लिखा। एक समय पे बोला जाता था कि बाइबल से ज्यादा, बाइबल के बाद सबसे ज्यादा किसको पढ़ा जाता था वो विलियम शेक्सपियर। और आपको बताना चाहता हूं, यूनिवर्सिटी नहीं गए थे ये, इनके पास डिग्री नहीं है कोई। तो इसीलिए बहुत लोगों का, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि शायद जो काम है वो विलियम शेक्सपियर ने नहीं किया। जिस इंसान के पास डिग्री नहीं, लिटरेचर के बारे में इतना पता नहीं, उसने इतना बेहतरीन कैसे लिख दिया। तो बहुत लोग बोलते हैं कि किसी और ने लिखा, क्रेडिट विलियम शेक्सपियर ले गए क्योंकि बहुत अमीर थे। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ र्यूमर्स है, कहानी है। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। एक्चुअली में विलियम शेक्सपियर ने ही सब लिखा, क्योंकि इनके बारे में बड़े बड़े लेखक और बहुत लोगों ने काफी कुछ लिखा है, काफी कोट किया है, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को हम देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने जो ट्रेजेडीज लिखी, जितना मैंने पढ़ा है विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज को वो बताऊंगा। सोनेट्स इनकी मैंने पढ़ी नहीं दोस्तों ज्यादा। हाँ, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको विलियम शेक्सपियर के बारे में राइट लेफ्ट सेंटर सब पढ़ना पड़ेगा। वैसे भी विलियम शेक्सपियर की जो किताबें हैं 11th 12th 9th 10th आईसीएससी बोर्ड में और आईएससी में, मतलब आईसीएससी आईएससी बोर्ड एक ही होता है, तो उसमें तो विलियम शेक्सपियर की राइटिंग्स को इंक्लूड किया ही जाता है, ठीक है। तो इनकी किताबें हमारे कोर्स में शामिल है और नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिटरेचर से, इंग्लिश से नेट की तैयारी कर रहे हैं। सिरन को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री। कॉमर्स थे, ऐसी बात नहीं है। क्या कहा मैं इंडिया में चला गया विलियम शेक्सपियर की बात करते करते। तो विलियम शेक्सपियर जो थे वो एक रेनेसां पोएट है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि देखिए जब इंसान बहुत किताबी होता है, ठीक है, तो वो उस हिसाब से लिखेगा, ठीक है, वो सोर्सेस को कोट करेगा। अब जैसे आप आईएएस का एग्जाम देते हैं तो उसमें आप किताबों को कोट करेंगे ना, आपने किताबों से पढ़ा, करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो आप कम ही देंगे केस स्टडीज में। क्या केस स्टडीज में प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी होती है, लेकिन जो एग्जाम होता है उसमें आप बुक्स को कोट करेंगे। लेकिन विलियम शेक्सपियर ने प्रैक्टिकल नॉलेज यूज की, क्योंकि किताब इन्होंने ज्यादा पढ़ी ही नहीं, यूनिवर्सिटी गए नहीं, तो इन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज, अपने एक्सपीरियंसेस को इन्होंने यूज किया। विलियम शेक्सपियर के जन्म के बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। हमको बस इतना पता है कि इनका जन्म जो है वो स्टैफोर्ड में हुआ, ठीक है, इंग्लैंड में हुआ। और इनको बर्ड ऑफ एवॉन भी बोला जाता है। अब बैप्टाइज जब ये हुए थे 26 अप्रैल 1564, तो सब यही मानते हैं कि शायद इसी वक्त जन्मे होंगे, क्योंकि जैसे ही जन्म होता था वैसे ही तुरंत बैप्टाइज किया जाता था, ठीक है। तो 1564 में इनका जन्म हुआ, ये ऐसा ज्यादातर लोग मानते हैं, ठीक है, ज्यादातर स्कॉलर्स मानते हैं, समझ गए। अब हम ये देखते हैं कि शेक्सपियर जो थे, इनके जो पिताजी थे वो थे बिजनेसमैन, बहुत अमीर नहीं थे इनके पिताजी, ठीक है। वो ग्लव्स होता ना, ग्लव्स वो बेचते थे, तो बहुत अमीर नहीं थे, ठीक है, ठीक ठाक बिजनेस था इनके पिताजी का। अच्छा, विलियम शेक्सपियर बहुत अमीर हुए। विलियम शेक्सपियर ने इतना पैसा कमाया, बहुत लोग बोलते हैं जब आप उनसे बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में तो बोलेंगे कि कुछ लोग होते हैं जो नाम कमाते हैं, विलियम शेक्सपियर ने पैसा कमाया, नाम तो हुआ ही, तभी हम उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो उनकी राइटिंग्स थी वो ज्यादातर पैसा कमाने के लिए लिखते थे, ठीक है। तो ये चीज थी, हालांकि जबरदस्त इनकी राइटिंग्स है। अब देखिए मैकबेथ जो लिखा है, वो मुझे हैमलेट बहुत पसंद है पर्सनली। हैमलेट जो लिखा है ना, उससे आप अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। अभी मैं बताऊंगा बॉलीवुड, क्रिस्टोफर नोलन की काफी फेवरेट है वो, तो एना हैथवे बहुत ही बेहतरीन, मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्ट्रेसेस में से एक है। तो एनी हैथवे से, ये दूसरी है, वैसे एनी हैथवे से इन्होंने शादी की और 26 साल बड़ी थी। और ऐसा बोला जाता है जब विलियम शेक्सपियर ने एनी हैथवे से शादी की तो ये ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। उसके बाद विलियम शेक्सपियर को 3 बच्चे हुए, 2 बेटी और 1 बेटा। बेटे का नाम हैमलेट, लेकिन उसकी 11 साल में मृत्यु हो गई। उस समय यही होता था दोस्तों, एवरेज एक्सपेक्टेंसी जो होती थी कि एक इंसान कितना जिएगा, बस 30 साल, 30 से 35। क्योंकि देखिए, एक तो हर 10-20 साल में कोई ना कोई युद्ध हो जाता था। युद्ध नहीं हो रहा है तो महामारी फैल रही है, महामारी नहीं फैल रही है तो जो राजा रूल कर रहा है वो पकड़ के ले जा रहा है, फांसी पे लटका दे।
जीना उस समय बहुत महंगा था। यू हैव टू स्ट्रगल फॉर योर सर्वाइवल। आपको स्ट्रगल करना पड़ता था। वो चार्ल्स डार्विन ने बोला था ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बिल्कुल यहाँ पे लागू होता है। आपको स्ट्रगल करना पड़ता था। राजा महाराजा तक सेफ नहीं थे, तो आम इंसान की क्या बिसात। तो एनी हैथवे से शादी की। एक बेटी सुजैन जो थी, बेटा तो 11 साल में मर गया, ठीक है, बेटी जो थी सुजैन, वो शेक्सपियर को बहुत प्रिय थी। और इनफैक्ट जब शेक्सपियर की डेथ होती है तो जो उनके पास था, बहुत पैसा कमाया, बहुत ज्यादा, बहुत अमीर था, बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी शेक्सपियर के पास, वो सुजैन को ही दे दी, ठीक है, अपने बीवी बच्चों के नाम करके। खाली 52 साल की उम्र में शेक्सपियर का देहांत हुआ था दोस्तों। अब उसके बाद देखते हैं, अभी तक शेक्सपियर का कोई बहुत नाम नहीं है। 1585 से लेकर 1592 क्या हुआ नहीं पता। इन 7 सालों का कोई भी रिकॉर्ड विलियम शेक्सपियर की लाइफ का नहीं मिलता हमको कि उन्होंने क्या किया इन 7 सालों में। बिल्कुल विल्डरनेस ईयर्स, लॉस्ट ईयर्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि इसी दौरान विलियम शेक्सपियर लंदन आ गए और स्ट्रगल करने लगे। स्ट्रगल करेंगे ये, लंदन आए, फिर 1592 में हमको रिकॉर्ड्स मिलते हैं, 1590 के दौरान। अब 1590s के रिकॉर्ड क्या बोलते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने एक लॉर्ड चेम्बरलिन में इस कंपनी में मैनेजिंग पार्टनर हुए। ये एक एक्टिंग कंपनी थी, एक ड्रामा कंपनी थी। पहले थिएटर्स नहीं होते थे, तो ड्रामा, मतलब आज तो आप देखते हैं ना मूवीज थिएटर में जाके, वैसा नहीं होता था पहले। ड्रामा कंपनी होती थी, वो जाके परफॉर्म करती थी, गांव में परफॉर्म कर रही है, अगर कहीं पे थिएटर बहुत बड़ा है तो वहां पे प्लेज हो रहे हैं। तभी दोस्तों प्लेज जो है बहुत कंटेम्परेरी है, मतलब प्लेज बहुत पुराना है। आपने देखा होगा कि लाइफ शेक्सपियर की स्टार्ट हुई जब इन्होंने प्लेज लिखने शुरू किए। 1597 तक इन्होंने 15 प्लेज ऑलरेडी पब्लिश कर दिए थे, और फिर ये प्लेज जो है वो बहुत हर जगह परफॉर्म किए जाते थे। तो ये भी चीज है। इसी दौरान शेक्सपियर के पास पैसा आने लगा, काफी पैसा आने लगा। इतना पैसा आने लगा कि इन्होंने अपना थिएटर ही खोल लिया थेम्स रिवर के पास, ग्लोब थिएटर। इतना पैसा आने लगा शेक्सपियर। तो मैंने बताया ना, बहुत लोग बोलते हैं कि शेक्सपियर ने नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए अपने प्लेस लिखे। खैर जो भी लिखे हो, लेकिन लिखा बहुत कमा। उसके बाद 1603 में दोस्तों हम ये देखते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है और जेम्स वन जो है वो राजा बन जाते हैं। तो इनकी कंपनी का नाम किंग्स कंपनी कर दिया जाता है। ये मैंने कहीं लिखा होगा, ठीक है, लिखा है कि नहीं, हाँ लिखा होगा मैंने, आई गेस, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। किंग्स कंपनी जो है, ये देखिए ये लिखा है, मुझे शायद इसको हाईलाइट कर देना चाहिए था, ठीक है। किंग्समैन कंपनी, जब जेम्स वन आते हैं 1603 में, तो इनकी कंपनी का नाम बदल के किंग्समैन कंपनी जो है वो कर दिया जाता है, समझ गए। तो ये सब कुछ हुआ। उसके बाद प्लेज लिखते गए। सोनेट्स तो खैर इन्होंने अपनी प्राइवेट डायरी में लिखी, वो तो किसी को दिखाते नहीं थे। ये ट्रेजेडीज लिखे और कॉमेडी लिखे, ट्रेजिक कॉमेडीज लिखी, समझ गए। ट्रेजेडीज मैंने पढ़ी है, ट्रेजेडीज मुझे बड़ी पसंद आई इनकी, है ना। तो ये चीज है उसका। तो अब हम उनके लेखन पे बात करते हैं। तो उन्होंने क्या क्या लिखा। उन्होंने बहुत सारे प्लेस लिखे, 37 प्लेस लिखे हैं 1590 से लेकर 1613 तक, ठीक है। और कमाल के, जैसा कि मैंने बताया, जब भी परफॉर्म होते थे बेहतरीन कॉमेडीज, ट्रेजेडीज, हिस्ट्रीज, ट्रेजिक कॉमेडीज। रोमियो जूलियट लिखा, जो आज भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। किस तरीके से जूलियट ने रोमियो को बेवकूफ बनाया, 2 परिवारों की कहानी। आखिरी में जूलियट मर जाती है, रोमियो को लगता है जूलियट मर गई, लेकिन जूलियट मरी नहीं। लेकिन रोमियो को लगता है जूलियट मर गई, तो रोमियो मर जाते हैं। अब जूलियट को जब ये पता चलता है तो जूलियट मर जाती है, हो गई ट्रेजेडी, ठीक है, रोमियो जूलियट। फिर शेक्सपियर ने हेनरीज के बारे में बहुत लिखा, हेनरी 6, हेनरी 5, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। राजाओं के बारे में बहुत लिखते थे। जूलियस सीजर कमाल का प्ले लगा मुझे, जो ट्रेजेडी थी बेसिकली जूलियस सीजर जो है। वैसे तो जूलियस सीजर की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की, आप जरूर देखिएगा। जूलियस सीजर की बात करें तो रोमन पॉलिटिक्स, रोम के राजा थे जूलियस सीजर, ठीक है। अब आपको पता ही है कि जूलियस सीजर ने कैसे सत्ता को हथियाया था। रोम में तो डेमोक्रेसी थी, लेकिन जब जूलियस सीजर है तो ये राजा बन गए, एक के हाथ में पूरी सत्ता आ गई। अब जूलियस सीजर का कैसे कत्ल किया, जूलियस सीजर में ये पूरी प्लानिंग, ब्रूटस जो कि जूलियस सीजर का बहुत अच्छा दोस्त था, जूलियस सीजर कभी सोच भी नहीं सकता था कि ब्रूटस इसको मारेगा, उसने पूरी प्लानिंग कर दी। लेकिन ब्रूटस ने जूलियस सीजर को क्यों मारा, इस प्ले में ये लिखा है, याद रखिएगा। ब्रूटस ने जूलियस सीजर को इसलिए मारा, रोम की जनता के लिए मारा, ताकि डेमोक्रेसी वापस आ जाए। लेकिन हम ये देखते हैं कि जूलियस सीजर को मारा जाता है, मार दिया जाता है, ठीक है। और इसमें ब्रूटस की भी शायद मृत्यु दिखाई गई है, ठीक है। ब्रूटस को मारा गया तो हेमलेट की जो मां थी, उसने उसी चाचा से को पकड़ा जाता, तो हेमलेट नाटक करता है, तो
हमको ये बताती है कि कैसे लोग पावर के भूखे हैं, सत्ता के भूखे हैं। प्रोटैगनिस्ट मैकबेथ, कैरेक्टर्स के नाम जरूर याद रखिएगा। मुझे तो याद नहीं कब पढ़ी थी मैंने, मुझे तो ये भी नहीं ध्यान कि मैंने इसको पढ़ा कब था, शायद 2-3 साल पहले पढ़ा है सब, ठीक है। तो मैकबेथ जो है, मैकबेथ जो कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो क्या करता है, वो सत्ता का भूखा होता है। और जो स्कॉटलैंड का राजा होता है, भूल गया राजा का नाम, मैं भूल गया, ठीक है। मैकबेथ जो है शुरू में तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक दिन इसको ये बताया जाता है कि एक दिन तुम राजा बनोगे। तो अब जब मैकबेथ को ये चुड़ैलें बताती है 3 कि तुम एक दिन राजा बनोगे, ठीक है, तो मैकबेथ को जब ये लगता है कि यार मैं राजा बन सकता हूं, उसका दिमाग खनक जाता है। तो अब ये एक चीज प्लान करने लगता है कि कैसे ये राजा, स्कॉटलैंड का जो राजा होता है, मैं भूल गया बिल्कुल नाम, मुझे नहीं याद है, ठीक है, उसको कैसे मारूं। लेकिन मैकबेथ इतना बहादुर सिपाही होता है, इतना बहादुर जनरल होता है कि जो राजा है वो मैकबेथ पे बहुत भरोसा करते हैं। अब इसमें एक और कैरेक्टर है लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ ये मैकबेथ की पत्नी है, और यही पत्नी जी मैकबेथ को भड़काती हैं कि अरे मारो राजा को। Good morning, students. Today we will discuss the next unit from poetry section. The first poem. The title of the first poem is "All the World is a Stage," which is written by William Shakespeare. Before we discuss the poetry, let's discuss regarding William Shakespeare, the author, the writer, or the sonnet here. Who was William Shakespeare? William Shakespeare was world known, world famous, a dramatist, a playwright, as well as he is one of the best sonneteer, because he has written 152 sonnets. More than 30 plays were written by him. And what did made this William Shakespeare popular in the world? The subject of his writing, the topic or the issues in his writing. So, for example, see Hamlet. Hamlet is a tragic play written by William Shakespeare. Hamlet is a story of a prince who wants to kill the killers of his father. So it became, these plays written for the stage purpose became very popular in the 16th century, and this William Shakespeare got enormous popularity in 16th century as a playwright, as a dramatist. Nowadays, you can see that William Shakespeare's plays are translated into regional, national languages everywhere in the world. William Shakespeare is number of students are reading William Shakespeare. Number of students are studying his dramas, his sonnets. Okay, so our poem, "All the World is a Stage." Let me tell you the very little synopsis of this poem. "All the World is a Stage" is a poem about the lifespan of a human being. So, from birth to death, human being or man who takes birth on earth, he performs number of roles on earth. So this is a description of these roles. The description is made in this poem. So let us see the poem. See first 4 lines. "All the world is a stage, and all men and women are merely players. They have their exits and entrances, and one man in his time plays many parts." Means what? All the world is a stage. Means what? The whole world where all men and women take birth. This world is a kind of stage. And all men and women are players. They are actors in the world. They have their exits. Means what? All the men and women who took birth on earth, they have their exits, means they have their death. They have to face death. So means they have their exits and their entrances. Their entrances means their birth on earth, and their exits means their departure from the earth.
And one man in his time plays many parts. His acts being 7 ages. So, one man in the whole life plays many roles, and these roles can be counted in the 7 parts. These are 7 roles according to Shakespeare. His acts being 7 ages. At the first, the infant mewling and pucking in the nurse's arm. So the first action, the first role of this man after the birth on earth is the um, role of infant. Infant means a little baby, a little child, newly born baby, mewling and pucking in the nurse's arm. Nurse or governess somewhere in a house. She takes care of that newly born baby. Generally, that lady is mother of that child. She takes care of that baby. She feeds baby. She baths that baby. So she is caretaker of that baby. So here, mewling and pecking. That little child cries. That little cry vomits the feeded milk. He omits that milk. He omits that food in nurse's arm, in mother's arm. And then the winning schoolboy. And what is the second role of that man on earth? Schoolboy. After the growth, when we become at the age of 5 or 6, our parents send us to the school. So see, the lines are here. And then the winning schoolboy with his satchel and shining morning face creeping like a snail unwillingly to school. So just try to remember our first day to our school, our first day to school. We were unable to go to school. We were unwilling to go to school. We were crying, oh papa, I don't want to go to school. Oh mama, I don't want to go to school. I want to stay at home. I want to play with you. I don't want to go to school. This was our thoughts in those days. But here, in a similar way, here the role of the schoolboy is very similar here. And then the winning schoolboy, crying schoolboy with his satchel, with his like a school bag. All the equipments are in that satchel. The schoolboy and the shining morning face. In a very shining morning, that schoolboy creeps like a snail towards his school. He creeps like a snail. Snail in Marathi you can say Google guy. That snail goes very slowly. In a similar way, that schoolboy goes to school very slowly, because he is not willing to go to school, but his parents are forcing him to go to school. That's why that schoolboy goes very slowly to the school. Okay, this is the second action. This is the second role of a human being on earth. Then um, and the third role of the lover, sighing like a furnace with a woeful ballad made on his mistress' eyebrows. So the third role is of lover. Lover means that in Marathi you say priyakar, that lover. Uh, he is sighing like a furnace. Now you should know furnace. What is furnace? Furnace means there is a adjustment in the British type constructed homes to give or to take some warmth in the house in the winter days. A little furnace is made in the house. So after after a lot of time, you just burn the woods, and the woods are burnt, and now the woods, there are no woods in that furnace. There are only ashes, and somewhere that ashes releases some or to take warm in that house in the winter days. So that lover
behaves like a furnace. After the burning of the woods, the ashes remained finally at the end, and that ashes releases a smoke after remained smoke after burning of the woods. So, sighing like a furnace with a woeful ballads. Woeful ballads, a very lovely ballad composed by that lover. The woeful ballads made to his mistress eyebrow. So that lover, composes very very good songs on the eyebrows of his beloved, or sometime he composes a very very beautiful songs on the hair of that beloved. Sometime he composes very very beautiful songs on walking style of that beloved. Like that. The fourth the fourth role is then a soldier full of strange oaths and bearded like a pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation, even in cannon's mouth. So, the fourth here is the fourth. Here is the fourth role. The fourth role is of soldier. The soldier wants to do something to achieve enormous popularity, to achieve good popularity, to achieve or to earn his popularity among his friends. So full of strange oath, he has strange oaths. He has bearded like a pard. He is jealous in honor. If his friend is honored in front of him, he becomes jealous. Sudden and quick in quarrel. So that person, the role of the fourth role here, the role of soldier is very this role has the features of quarrelsome person. The soldier is a quarrelsome person, sudden and quick in quarrel, and he is trying to get a bubble reputation. Bubble reputation. What is bubble reputation? The bubbles generated on the force of water. The bubble of water. The bubble of water survives for 1 or 2 seconds in atmosphere. So he is trying to get the bubble reputation. That reputation has no any kind of importance. So to get bubble reputation, he is eager to do anything. This is the fourth. This is the fourth role. So to gain a lot of popularity like bubble reputation, he is ready to stand before the cannon's mouth, and then you see this role is very emotional role, because to gain a lot of popularity, he is ready to do anything. He is ready to kill himself. So this is the fourth role here, and it is the role of soldier. Soldier means once he promised to someone that he will do this in any circumstances, then he has to complete that oath. This is the role of soldier. Okay, the remaining part of this poem will be continued in the next lecture. Thank you.